आपका हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। वे सभी अभ्यर्थी, परीक्षार्थी, छात्र छात्राओं जो CTET 2022-23 में बैठकर क्वालिफाई करके अपने भविष्य को एक अस्थायी शिक्षक बनने की ओर अग्रसर करना चाहते हैं, उन सबों को हमारे तरफ से बहुत बहुत एडवांस में शुभकामना है तथा आप सबों के लिए हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था कि प्रतिदिन आपके लिए 2 सेट, एक सुबह एक शाम में लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा। उसी की एक कड़ी आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का एक सेट, पुनः लगभग 30 प्रश्नों का यह सेट है और आप अपने जो तैयारी है उसको आप अपने इस सेट से तुलना करें कि कैसी तैयारी है और अपने प्रश्नों के उत्तर आप विचार करते हुए इस प्रैक्टिस सेट में हमारे साथ शामिल हो। और इसी शुभकामना के साथ कि आपकी तैयारी अच्छी हो, हम अपनी इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस डिस्कशन में निश्चित रूप से शामिल होकर के अपनी योग्यता, क्षमता, प्रतिभा को आगे बढ़ाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करते हैं। जो छात्र छात्रा BEd कर चुके हैं, DLEd कर चुके हैं और कर रहे हैं, उनको पाठ्यचर्या के बारे में पता होगा कि पाठ्यचर्या क्या होती है। इसी शब्दावली की ओर संकेत करता हुआ यह क्वेश्चन है कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली खाली जगह की ओर संकेत करता है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस चारों में सबसे उपयुक्त कौन है उस पर आप सुने और विचार करें। पहला है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। B है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है। C है मूल्यांकन प्रक्रिया। D है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। आप इस प्रश्न के उत्तर को विचार करें, मैं इसका जवाब देता हूं तथा आगे बढ़ता हूं। उत्तर सही होगा B, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करता है उसे हम पाठ्यचर्या कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इस क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम आगे बढ़ते हैं और आप पुनः विचार करें क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है। इसको आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है। इस पर हम लोग विचार करते हैं, इसमें कौन सा सही है। A, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर। B, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर। C, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। और D है शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। इसका कौन सा सही उत्तर होगा यह आपको सोच करके जवाब देना है। मैं इसके उत्तर को आगे बढ़ाता हूँ। इसका उत्तर होगा C, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर इसका असर पड़ता है। चलिए आगे अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। हमारा प्रश्न क्या कहता है उस पर ध्यान देने की बात है। प्रश्न संख्या 3 क्या है उस पर आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। क्या है, पुरानी पद्धति के आधार पर अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है। नंबर 1 में है सीखने की सादृश्य नियम। नंबर B है सीखने का प्रभाव नियम। नंबर C है सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम। नंबर D है सीखने का तत्परता का नियम। तो यहाँ इसका सही उत्तर होता है सीखने का सादृश्य नियम।
यह इसका सही उत्तर होगा। पुनः अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर कि 4 प्रश्न क्या कहता है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो आपके पास ऑप्शन है मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से, और डी में है कि बाह्य संबंधित विकार से। तो हम जानते हैं कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पठन विकार से संबंधित यह उत्तर है, जिसको हम लोग डिसलेक्सिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कैसी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए? ए, अन्य सामान्य बच्चों के साथ, बी, विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, सी, विशेष विद्यालयों में, और डी, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा। तो इसका सही उत्तर होता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अन्य सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा देने का व्यवस्था की जानी चाहिए। चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, क्वेश्चन संख्या 6 में देखते हैं। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए खाली जगह के प्रति सचेत होना चाहिए। क्या है? आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए खाली जगह के प्रति सचेत होना चाहिए। किसके प्रति सचेत होना चाहिए? के ए है अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, बी है कि विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, सी है शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग किया जाना, तथा डी में है कि प्रतिपुष्टि फीडबैक के लिए तकनीक भाषा का प्रयोग किया जाना। इसमें से कौन से सही उत्तर होंगे? इसका सही उत्तर सी होता है, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। चलिए इसी तरह आगे प्रश्न को बढ़ाते हैं। प्रश्न संख्या है 7, विद्यार्थी खाली जगह। प्रश्न संख्या 7 में है डैश खाली जगह प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। क्या नहीं है? नंबर 1 सृजनात्मकता विचार, दूसरा है दूसरों के साथ झगड़ना, तीसरा है अर्थात सी है अभिव्यक्ति में नवीनता, चौथा है जिज्ञासा। तो कह रहा है प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। जो प्रतिभाशाली छात्र होंगे उस क्या करते हैं? दूसरों के साथ झगड़ना यह प्रतिभाशाली होने के संकेत नहीं है। अर्थात इसका उत्तर हुआ, इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, जो इसमें सुटेबल बैठता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 की ओर है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय खाली जगह को जाता है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ को सृजन करते हैं, इसका श्रेय किन्हें जाता है? इसका ऑप्शन दिया है पियाजे साहब, बी में दिया है पैब्लो साहब, नंबर सी में दिया है कोल्हनबर्ग, नंबर डी में दिया है स्किनर। जैसा कि मैंने कहा था कि जब कभी भी प्रश्न में आपको अपना जहाँ पर प्रश्न में आंसर दिखाई दे उसे आप निश्चिंत होकर के प्याजे मार सकते हैं। अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा प्याजे साहब ने यह बात कही थी कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। वेरी गुड। अब हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हमारे पास है 9। प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है? कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है, बच्चे के किस गुण को दर्शाता है? हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। विद्यालय ए, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। बी, शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। नंबर सी, कृतिका को अपने घर बिल्कुल पसंद नहीं है। नंबर डी, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। बिल्कुल सही। यहाँ पर बच्चे जो हैं विद्यालय में बहुत इसीलिए बात करते हैं, वहाँ पर उन्हें बात करने के लिए उनके मित्र, उनके शिक्षक उन्हें मौका देते हैं क्योंकि उनकी बात को समझते हैं, इसीलिए उनकी बात को मान्यता विद्यालय में दी जाती है, जिससे बच्ची विद्यालय में ज़्यादा बात करती है, घर में कम बात करती है। वेरी गुड।
आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस विद्यालय के साथ संबंधित है? कौन सा क्षेत्र इस विद्यालय के साथ संबंधित है? तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान तथा शिक्षा मनोविज्ञान। तो इसमें से जो आपका सुटेबल आंसर होता है वह है कि शिक्षा मनोविज्ञान। अब इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है? सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या करता है, कैसे हमारे लिए सहायक है? तो सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है अर्थात तेज बनाती है। पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। नंबर सी है कि विद्यार्थियों को एक दिशा में सोचने और योग्य बनाती है। तथा डी है विद्यार्थियों में सीखने के प्रति रुचि को विकसित करती है। तो इसका सही उत्तर होगा शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि को विकसित करती है। इस तरीके से इसके प्रश्न का उत्तर होता है विद्यार्थियों में सीखने के प्रति रुचि को विकसित करती है। प्रश्न संख्या 12 है सीखना समृद्धि हो सकता है। सीखना समृद्धि हो सकता है यदि क्या है ऑप्शन? यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लिया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे के अंतःक्रिया करे और शिक्षक इस प्रक्रिया को सुगम बनाए। बी है कि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। नंबर सी है शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे। नंबर डी है कक्षा में आवधिक परीक्षा पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। तो इसका सही उत्तर होगा कि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे कि विद्यार्थी एक दूसरे के अंतःक्रिया करे और शिक्षक उसकी प्रक्रिया को सुगम बनाए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानता है? निम्नलिखित में कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानता है? तो नंबर 1 कहता है शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। बी सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। सी सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। डी अन्य अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। तो इसका सही उत्तर होगा कि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। चलिए प्रश्न संख्या 14 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 है कि दृष्टि बाधिता विद्यार्थी अर्थात देखने में जिसे कमी होती है, दिक्कत होती है, दृष्टि बाधिता विद्यार्थी को निचले के स्तर से के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। बी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। और सी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। और डी कहता है के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होता है क्वेश्चन का ऑप्शन सी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से इसकी सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। क्या कहता है प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेष माना जाता है? तो इसका आपके पास ऑप्शन है पढ़ाने की उत्सुकता, बी है धैर्य और दृढ़ता, सी है शिक्षण पद्धति और विषयों के ज्ञान में दक्षता, डी है अति मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता।
तो प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्नलिखित में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेष माना जाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा धैर्य और दृढ़ता को। चलिए प्रश्न संख्या 16 की ओर हम बढ़ते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं के बीच में चिंतन प्रारंभ करता है तो उसे क्या कहते हैं, क्या करना कहते हैं? तो इसका ऑप्शन हमारे पास है ए संवेदी प्रेरक अवस्था, बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था तथा डी है पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर यह निकल कर सामने आता है, वह है सी नंबर जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। एक शिक्षक को लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठ करके अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को नहीं पसंद आता। इस स्थिति में निपटने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? तो हमारे पास ऑप्शन है, उस अभिभावक को क्या करना चाहिए? अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। नंबर बी, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वो अपने बच्चे को अनुभाग बदल दें। ऑप्शन सी, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ सामंजस्य पर चर्चा करनी चाहिए। तथा डी होगा, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। तो इसका सही उत्तर आप देखते हैं कि इसका सही उत्तर होगा कि अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। चलिए इसी तरह प्रश्न संख्या 18 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 18 को हम देखते हैं कि सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था? सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था? सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था? गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, पावलोव सिद्धांतवादी, जीन पियाजे साहब और गोत्स्की ने। तो सीखने की अंतर्दृष्टि, सीखने की, इस पर ध्यान देने की बात है, सीखने की अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को किसने दिया था? तो गेस्टाल्ट के सिद्धांतवादी सिद्धांत ने दिया था। दृष्टि, अंतर्दृष्टि सिद्धांत की जब बात आएगी तो गेस्टाल्ट की बात होती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की थी? बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्था की पहचान किसने की थी? नंबर 1 कोहलनबर्ग, एरिक्सन, स्किनर तथा पियाजे। इसका सबसे सूटेबल उत्तर होगा पियाजे साहब ने अपने बच्चों के ऊपर 4 अवस्था जो बच्चों के विकास की, बौद्धिक विकास की होती है या संज्ञानात्मक की होती है, उस पर इन्होंने अपनी पहचान दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो हमारे पास ऑप्शन है ए किशोरावस्था, नंबर बी प्रौढ़ावस्था, नंबर सी पूर्व बाल्यावस्था, नंबर डी बाल्यावस्था। तो इसका सही उत्तर हम देखते हैं वह होगा किशोरावस्था, जिसमें बच्चे अपने समवयस्क अर्थात अपने सम उम्र के लोगों के साथ बढ़कर के समूह में सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। वेरी गुड। प्रश्न संख्या 21 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 हमारा क्या कहता है? बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को खाली जगह भूमिका निभानी चाहिए। कैसी भूमिका निभानी चाहिए? नकारात्मक भूमिका, अग्रणमुखी की भूमिका, नंबर सी में सहानुभूतिपूर्ण की भूमिका तथा तटस्थ की। तो इसका सही उत्तर होता है कि अभिभावकों को अपने माता पिता जो होते हैं उनको अपने बच्चों के साथ अग्रणमुखी भूमिका निभानी चाहिए। चलिए प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं 22 की ओर। प्रश्न क्या कहता है? किसी विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित होता है? अंतःसंबद्धता का सिद्धांत, नंबर बी निरंतरता का सिद्धांत, नंबर सी
एकीकरण का सिद्धांत और नंबर 4 अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर होता है निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है और यह क्या है, निरंतरता का सिद्धांत है। चलिए इसी प्रकार प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न संख्या 23 जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर हम चर्चा करते हैं। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतरीन तरीके से परिभाषित किया जाता है। नंबर 1 खेल का मैदान, नंबर बी विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण, नंबर सी सभागार तथा नंबर डी घर। तो संज्ञानात्मक का सबसे अच्छा जांच जो है उसकी परिभाषा कहाँ मिलती है, विद्यालय और कक्षा पर्यावरण में, इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर, जिसे आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। बुद्धिमान बच्चा का लक्षण क्या है, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी से रटने की क्षमता रखता है, वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वह डी वह जो परिवेश में स्वयं को सामंजस्य समायोजित कर लेता है। तो वैसे बच्चे अच्छे नहीं होते हैं जो कि लंबे निबंधों को बहुत जल्दी से रटने की क्षमता रखते हैं, उसे हम अच्छे बच्चे की श्रेणी में नहीं रखते हैं, बुद्धिमान बच्चे की श्रेणी में नहीं रखते हैं, उसके लक्षण ये नहीं होते हैं। इसी तरीके से अगला प्रश्न है कि खाली जगहों को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। खाली जगह को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है, वह कौन सा है। नंबर ए कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, नंबर बी शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, सी विद्यार्थियों के द्वारा पूछा जाना प्रश्न और डी है कक्षा में एकदम खामोशी। तो प्रश्न है कि खाली जगह को एक अभिप्रेरित शिक्षक को संकेतक माना जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछा जाना। अर्थात जब बच्चे श्रोता हैं, पॉजिटिव श्रोता हैं, तो उन्हें बीच बीच में अपने मन की बात पूछनी चाहिए, मन की बात रखनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं के साथ संबद्ध नहीं है। यहाँ प्रश्न हमारे पास है और जिसका ऑप्शन आपको देखना है। नंबर 1 सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, नंबर बी संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, नंबर सी शरीर के अपविष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना तथा नंबर डी सानिध्य संगीत की अवस्था। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवस्था के साथ संबंध नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर होगा शरीर से अवशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। आगे हमारा प्रश्न क्या कहता है इस पर देखते हैं। मन का मानचित्र संबंधित है, मन का मानचित्र संबंधित है। मन का मानचित्र बहुत अच्छा प्रश्न है। मन का मानचित्र किसे कहते हैं, बोध अर्थात समझ बढ़ाने की तकनीक से, बी साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, सी मन का चित्र बनाने से तथा डी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो इसका सही उत्तर होगा डी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। इसी तरह प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न संख्या जो हमारी आगे है उसके अनुरूप प्रश्न है कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधित समस्या को संबोधित करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है। क्या है बेहतरीन तरीका, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धति का प्रयोग करना, नंबर बी महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, नंबर सी सरल और रोचक पाठ्य वस्तुओं का प्रयोग करना, नंबर डी कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। तो इसका जो उपयुक्त आंसर होगा, सही आंसर होगा अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 0-7 से लेकर के 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक 11 से ऊपर की अवस्था में, सी है संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष,
तथा पुरुष संक्रात्मक की अवस्था 2 से 7 वर्ष। तो वह बच्चा जो है तार्किक चिंतन कब से प्रारंभ कर देता है, तो 11 से ऊपर की अवस्था में वह तार्किक करना शुरू कर देता है। चलिए मित्रों, आज मैं उम्मीद करता हूँ जो प्रैक्टिस सेट आपके पास लेकर के आया हूँ आपको निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा और आपकी तैयारी की जांच भी हो जाएगी, जिससे कि आप अपने आप को तौल सकते हैं कि आपने जो पढ़ा है, तैयारी किया है, वह कैसा है, जिससे कि आप CTET 2020 को कितने 22 अर्थात 2022 जो है उसके CTET को आप कितने अच्छे से फेस कर पाते हैं, क्रैक कर पाते हैं। इसी उम्मीद और शुभकामना के साथ आप हमारे अगले एपिसोड में फिर से हमारे साथ होंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको पुनः जब नया सेट लेकर के मैं आपके साथ उपस्थित हूँ तो आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप तैयारी को आगे बढ़ा सके। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।